स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट से संबंधित कुछ बातें जो डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहचान क्या है, हेल्प वर्ब क्या है और वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा। जहाँ तक पहचान की बात है, फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द लगे होंगे। जैसे वह सोमवार तक जा चुका होगा, उसे मंगलवार तक पैसा दिया जा चुका होगा, वह कल तक यह काम पूरा कर चुका होगा, शाम तक वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। कुछ इस तरह के वाक्य होंगे। लेकिन बात गौर करने की ये होगी कि वाक्य ये लगेगा कि भविष्य में काम हो चुका होगा। कई बार ऐसा भी होता है जब वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी लगा होता है, लेकिन वो वाक्य पढ़कर ये नहीं लगता है कि बात भविष्य की है। जैसे उसने ये फिल्म देख ली होगी, वो किताब खरीद चुका होगा, तुमने पैसा बर्बाद कर दिया होगा, या शाम तक, कल शाम तक, यानी बीता हुआ जो शाम है, कल शाम तक वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। ये जो तमाम मैंने वाक्य बोले, ये भी चुका होगा, चुकी होगी से ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट की श्रेणी में नहीं आएंगे। रीज़न ये है क्योंकि बीती हुई बात है। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तो वाक्य हमेशा पढ़कर लगेगा कि काम भविष्य में जाकर समाप्त होगा। शुरू हो चुका है काम, लेकिन वो भविष्य में किसी पॉइंट पर जाके ख़त्म होगा। और अक्सर इस तरह के वाक्यों में तक शब्द लगा होगा, तक के साथ कोई समय दिया होगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये भविष्य की बात हो रही है। ये मेन बात गौर करने की है। अगर बात करें हेल्प वर्ब की, तो एक्टिव में हेल्प वर्ब यूज होगा विल हैव और शैल हैव, और पैसिव में यूज होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हालांकि शैल का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है, लोग मॉडर्न इंग्लिश में शैल को अवॉइड करते हैं यूज करना। तो मैं भी यही करूंगा कि वाक्य में आपको कहीं भी शैल का प्रयोग करता हुआ नहीं दिखूंगा। जब भी वाक्य बनेगा विल हैव से या विल हैव बीन से ही बनेगा। और बात कर ले वर्ब के थर्ड वर्ब के फॉर्म की। आप जैसे जानते हैं, परफेक्ट टेंस हो तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने थर्ड फॉर्म लगाया था, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगाया था। अब फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। और अगर वाक्य पैसिव हो तो उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने कुछ बातें कर ली प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट के संबंध में। अब आज जो वाक्य हम लोग डील करने वाले हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो उस श्रेणी में सबसे पहला वाक्य आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं। वाक्य है वह सोमवार तक ये काम पूरा कर चुका होगा। ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चुका होगा तो लिखा है, ठीक है, लेकिन वाक्य पढ़कर ये भी लगना चाहिए कि ये काम भविष्य में जाकर समाप्त होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह सोमवार तक ये काम पूरा कर चुका होगा, और ये कौन सा सोमवार है? जो आने वाला सोमवार है, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की श्रेणी में रखेंगे। तो फिर हमेशा की तरह हम लोग क्या खोजेंगे? वर्ब। वर्ब है पूरा करना। पूरा करना वर्ब क्यों है? क्योंकि इसमें कर शब्द लगा हुआ है। आपको बताया जा चुका है, अगर किसी शब्द के साथ कर, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हो तो उसको वर्ब कहते हैं। या किसी शब्द के साथ ना अक्षर जोड़ कर देखें, अगर वो शब्द सही लगे सुनने में तो उसको भी वर्ब कहते हैं। तो पूरा करना, तो ये सुनने में सही लगा, इसका मतलब हुआ कि ये वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा कर ब्रश करेंगे? क्रिया के पीछे किसको पूरा कर रहे हो या किसको पूरा कर चुका होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लास्ट में क्या लिखा है, चुका होगा लिखा हो, तब भी आप जो आपको सूटेबल लगे वो शब्द जोड़ते हुए प्रश्न बनाइएगा। तो किसको पूरा कर रहा है? तो उत्तर मिला यह काम। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा कर प्रश्न करेंगे? कौन पूरा करेगा? कौन पूरा कर रहा है? वह। तो वह होगा आपका सब्जेक्ट। आप जैसा जानते हैं, अगर वाक्य में सब्जेक्ट हो तो वाक्य एक्टिव होता है। अगर वो एक्टिव है तो फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव में हेल्प के स्थान में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। विल हैव। अब ट्रांसलेशन करेंगे। ये एक सकारात्मक वाक्य है, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि वाक्य एक्टिव है। अगर एक्टिव हो तो सब्जेक्ट इंग्लिश पहले बनाते हैं। सब्जेक्ट है वह, ही। नंबर 2 हेल्प का पहला भाग। हेल्प आपने नोट किया विल हैव, तो इसका पहला भाग हो गया विल, ही विल। नंबर 3 नॉट। अगर यहाँ नॉट लिखा होता तो नॉट आप लगाते हैं विल के बाद, नॉट नहीं लिखा तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग। हेल्पियो का बचा भाग है आपका हैव। नंबर 5 वर्ब। वर्ब क्या है? पूरा करना। पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट, और ये थर्ड फॉर्म यूज होगा, आपको अभी बता चुका हूं मैं, कंप्लीटेड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, दिस वर्क। He will have completed this work.
अब क्या बचा रह गया, सोमवार तक। तो तक की दो इंग्लिश हो सकती है, या तो बाय लगा सकते हैं या टिल लगा सकते हैं। तो यहां लगा लेते हैं हम लोग बाय। तो वाक्य बना ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय मंडे। अगले महीने तक मैं यह किताब लिख चुका हूंगा। अगले महीने तक मैं यह किताब लिख चुका हूंगा, यह अगला वाक्य है। इस वाक्य में पहचान वाला शब्द क्या दिख रहा है आपको, चुका हूंगा, और संकेत क्या है, अगले महीने तक। इससे यह संकेत मिलता है कि यह काम भविष्य में जाकर समाप्त होगा। लिखने का काम चालू हो चुका है, मैं अगले महीने तक यह किताब लिख चुका हूँ, यानी लिखने का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन समाप्त कब होगा, भविष्य में जाकर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, अगला महीना। तो अगले महीने तक ये काम समाप्त हो चुका होगा। तो ये बतलाता है कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट है। वर्ब देख लें, वर्ब क्या है, लिखना। लिखना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करिए, या क्या लगा के। किसको लिख चुके होगे, काम, या क्या लिख चुके होगे, सॉरी किसको लिख चुके होगे, किताब। क्या लिख चुके होगे, किताब। किताब आपका हो गया ऑब्जेक्ट, यह किताब, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन लिखेगा, किसने लिखा, या कौन लिख रहा है, या किसने लिखा। तो इसका उत्तर मिला मैं। तो मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, मतलब वाक्य है एक्टिव। एक्टिव एलपीओ की जगह विल हैव का प्रयोग होगा। एलपीओ पता चल गया। आप ट्रांसलेशन करेंगे, ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं यूज हो रहा है। यानी क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी इत्यादि में से कोई भी शब्द इस वाक्य में नहीं लगा, इसलिए ये वाक्य सकारात्मक कहलाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि वाक्य एक्टिव है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। नंबर 2 हेल्प यू का पहला शब्द हेल्प यू है विल, तो विल लिखेंगे, आई विल। नंबर 3 नॉट, इस वाक्य में नॉट है नहीं, नॉट होता तो यहाँ लिख देते, नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग है हैव। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है लिखना, और जैसा आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और उसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब, दिस बुक। अब बचा क्या रह गया, अगले महीने तक की इंग्लिश लिख लेते हैं बाय। अगले का होगा नेक्स्ट, महीना का होगा मंथ। आई विल हैव रिटन दिस बुक बाय नेक्स्ट मंथ। शाम तक परिणाम घोषित किया जा चुका होगा। शाम तक परिणाम घोषित किया जा चुका होगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि वाक्य के अंदर चुका होगा लिखा है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी संकेत दिया हुआ है कि वाक्य में जो काम हो रहा है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के तक जाके पूरा होने वाला है। वो क्या है, शाम, शाम तक, शाम तक। तो यानी अभी नहीं हुआ है, शाम को, आज शाम या कल शाम, आज शाम की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कल शाम की बात होती तो लिखा होता कल शाम तक। तो खाली शाम तक लिखा, तो यानी आज शाम को ये डिक्लेयर हो चुका होगा, डिक्लेयर किया जा चुका होगा, घोषित किया जा चुका होगा, किसको, परिणाम को। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। तो सबसे पहले वर्ब देख लेते हैं। वर्ब क्या है, घोषित किया, ये वर्ब है, लेकिन इसके साथ साथ जा शब्द जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये पैसिव हो, तो कंफर्म कर लें। या इस चीज़ के लिए भी हमें कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है जा शब्द का मतलब हो और जा का मतलब नहीं हो, तो जाके इंग्लिश नहीं बनाएंगे और जा को वर्ब नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, क्या किस तरह से चेक किया था। जाके पीछे वाले शब्द को छुपा के पढ़िए, जाके पीछे लिखा है किया, किया को छुपा के वाक्य पढ़ लेते हैं। शाम तक परिणाम घोषित जा चुका होगा, क्या ये सुनने में सही लगा, नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जा शब्द का कोई रोल नहीं है, जा शब्द वर्ब नहीं है, और इस बात का भी संकेत है कि ये वाक्य पैसिव है। चलिए, पैसिव होने से कुछ नहीं होता है, संकेत से पैसिव है ये पता चल जाने से ही कुछ नहीं होता है। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है। मान लेते हैं सब्जेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वाक्य एक्टिव नहीं है, पैसिव है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो जरूर है। ऑब्जेक्ट को खोजना पड़ता है, और अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, ऑब्जेक्ट खोजने में आपको दिक्कत नहीं होती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है इस तरह से एक्सपर्टीज मिलना इतना आसान है। बहुत पापड़ बेल बेल के आदमी को इंग्लिश के ग्रामर्स को सीखना पड़ता है, और जिनको लगता है कि इंग्लिश का ग्रामर सीखे बिना आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, सुन सुन के आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, तो जो भी ये भ्रामक प्रचार फैला रहा है उससे दूर रहिए। ये वो खुद लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश बड़े परिश्रम के साथ सीखा है, खुद ग्रामर पर ध्यान दिया है, वोकैबुलरी पे ध्यान दिया है, तब वो आज आपको पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन जब वो इतना पढ़ने के बाद, जब इतना सीख चुके हैं वो खुद परिश्रम के बाद, वो ये आपको बतलाते हैं कि नहीं, इतना परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामर तो चुटकियाँ बजाकर सीख सकते हैं, और सुनकर ही ग्रामर सीख सकते हैं, सुनकर ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, बोलने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। पता नहीं क्या 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 आपको बरगलाया जाता है।
इन बातों से दूर रहिए। ग्रामर सीखना इतना आसान नहीं है। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखलाई, आप परसिवरेंस नहीं है आपके अंदर, अगर आप लगातार लगे रहने की क्षमता नहीं है आपके पास, तो आप बिल्कुल नहीं सीखते ग्रामर, कभी नहीं सीख सकते। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आपको मेरा वीडियो देखना हो देखिए, नहीं देखना हो मत देखिए, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको बोलूँगा। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले वर्ब है घोषित करना। ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के प्रश्न करेंगे? किसको घोषित किया जा चुका होगा? किसको घोषित कर रहे हो या क्या घोषित कर रहे हो भाई? परिणाम घोषित कर रहे हो। परिणाम, परिणाम हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट मिलने वाला नहीं है, फिर भी खोज के देख लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न कर लेते हैं। किसने घोषित किया? परिणाम किसने घोषित किया? किसने घोषित किया नहीं लिखा है इस वाक्य में, ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो वाक्य तो पैसिव है। तो पैसिव तो इसमें हेल्प यू क्या लगता है? विल हैव बीन। विल हैव बीन आपका हेल्प यू अब है। ये भी एक सकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे? सब्जेक्ट की। अगर वाक्य एक्टिव हो तो, लेकिन ये तो वाक्य एक्टिव है नहीं, ये वाक्य क्या है? पैसिव है। अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? परिणाम, द रिजल्ट। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हेल्प यू विल। नंबर 3 नॉट, नॉट होता तो नॉट यहां पे लिखते हैं, नॉट है नहीं तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, देखिए बचा भाग है हैव बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है घोषित करना। घोषित करने की इंग्लिश होती है डिक्लेयर, और थर्ड फॉर्म होता है डिक्लेयर्ड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य एक्टिव हो तो, ये तो वाक्य पैसिव है इसलिए ऑब्जेक्ट की इंग्लिश तो आप पहले ही बना चुके हैं। तो अब बचा क्या रह गया? शाम तक। शाम तक मतलब बाई माने तक, शाम का मतलब इवनिंग। इवनिंग, द रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय इवनिंग। अगला वाक्य है तब तक घर जलकर राख हो चुका होगा। तब तक घर जलकर राख हो चुका होगा। तब तक का मतलब 2 संकेत मिल रहा है। देखिए, या तो ये लग रहा है कि भाई तब तक राख हो चुका होगा, यानी जब तक दंकल पहुंचा, जब तक फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा तब तक जलकर राख हो चुका होगा, या जब तक लोगों को पता चला घर के जलने के बारे में खबर मिली तब तक घर जलकर राख हो चुका होगा। ये तो लग रहा है बीती हुई बात है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले ही मैंने बताया है कि हम लोग जो वाक्य डिस्कस करेंगे वो फ्यूचर के सेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का वाक्य कुछ मतलब, ये वाक्य कुछ इस तरह समझिए कि आग लगी और हम लोगों ने कॉल किया फायर ब्रिगेड को और कॉल नहीं लग रहा है, देर हो गई और पता चला 4 या 5 घंटे बाद उन्होंने कॉल रिसीव किया या उनको पता चला, और तब हम लोग ये कह रहे हैं कि अरे लो अब तब तो जब तक वो लोग पहुंचेंगे ना तब तक घर जल के राख हो चुका होगा। आप समझ में आ रही है क्लियर बात कि यानी ये भविष्य की बात है। इसमें चूंकि एक ही वाक्य लिखा हुआ है, एक वाक्य और होना चाहिए कायदे से ताकि ये पता चल पाए कि बीती हुई बात है कि भविष्य की बात है। लेकिन चूंकि अब लंबा वाक्य लंबा बनाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही वाक्य लगाया, एक ही वाक्य रखा है और आपको बता दिया इसके पिछले वाले वाक्य में क्या हो सकता है। उस सेंस को दिमाग में रखते हुए अगर आप इस वाक्य का सेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो भविष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वर्ब क्या है। यहाँ पे वर्ब है जलकर राख हो जाना, ये पूरा का पूरा वर्ब है, जलकर राख हो जाना, ठीक। अब थोड़ा नया वाक्य, थोड़ा कठिन सेंटेंस है। कठिन सेंटेंस कहते हैं कि सेंटेंस कुछ कठिन नहीं होता, उसमें कुछ ही कठिन हो सकता है, तो उसमें जो यूज होने वाला वर्ब वही कठिन हो सकता है, या उसमें यूज होने वाला नाउन या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये जो संज्ञा जिसको कहते हैं, संज्ञा में अगर कोई सरल शब्द है तो वो आपके लिए सरल है। अगर कुछ ऐसा शब्द आपके सामने आ गया जो उसके बारे में आपने कभी पहले ना सुना हो तो आपके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जिस क्षण वो शब्द आपके सामने आ जाता है, आपके दिमाग में वो शब्द बैठ जाता है, वो भी सरल हो जाता है। तो इसलिए सरल और कठिन जैसा कुछ होता नहीं है। जो चीज़ आपको अब तक नहीं मालूम है वो कठिन है, जैसे पता चल गया वो सरल हो गया। तो यहाँ पे जलकर राख हो जाना वर्ब है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? जब आपको पता चल जाएगा ये भी वाक्य सरल लगने लगेगा। तो जलकर राख होना वर्ब है। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट खोजना है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के प्रश्न करिएगा, सुनने में प्रश्न सही नहीं लगेगा। किसको जलकर राख हो गया तो कैंसिल करते हैं, किसकी लगा के प्रश्न करिए, किससे लगा के प्रश्न करिए, तभी सुनने में सही नहीं लगेगा। क्या लगा के प्रश्न करिएगा तो सुनने में सही लगेगा। क्या जलकर राख हो चुका होगा तो उत्तर मिला घर। क्लियर। तो घर तो आपके लिए लग रहा ऑब्जेक्ट है, लेकिन देख लेते हैं सचमुच ऑब्जेक्ट है कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट माना है वो ऑब्जेक्ट नहीं निकलता है, वो सब्जेक्ट निकलता है। तो हम लोग सब्जेक्ट भी खोज के देख लेते हैं। कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन राख हो चुका होगा जलकर, कौन जलकर राख हो चुका होगा, तो इसका भी उत्तर ये मिल रहा है घर।
इसका भी उत्तर मिल रहा है घर। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर जब आप ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन शब्द का प्रयोग करते हुए जब प्रश्न बनाते हैं और उत्तर दोनों का एक ही निकलता है, दोनों जब क्या लगा के प्रश्न करते हैं और कौन लगा के प्रश्न करते हैं तो दोनों का उत्तर एक ही निकलता है, सेम निकलता है, तो उस केस में हम लोग को जो उत्तर प्राप्त हुआ उसको ऑब्जेक्ट नहीं मानना चाहिए, उसको सब्जेक्ट ही मानना चाहिए। ये बात आपने शायद नोट किया होगा, मैं आशा करता हूँ, और नहीं नोट किया है तो इस तरह की गलती ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान करती हैं, फिर बाद में आपको कोई ये सारे वाक्य बोल के फंसा सकता है। कोई पूछ सकता है भाई तुम पढ़ रहे हो, अच्छा चलो बताओ इस वाक्य का ट्रांसलेशन क्या होगा। आप तो अपना ही दिमाग लगाएंगे, आपको जो बताई गई थी कि भाई इसको नोट कर लो, इसको दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में रखोगे तो फायदा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। आपने कुछ ध्यान नहीं दिया और आप एक फ्लो में खाली सीखते रहे, तो वो गलत है। मैं तो बार बार ही कहूँगा, एक एक बात जो आपको बताई जा रही है सब चीज़ नोट होना चाहिए। अगर आप सीरियस लर्नर है तो, अगर आप खाली टाइम पास करने के लिए एक वीडियो खाली मात्र देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अपना टाइम ही पास कर रहे हैं, तो मैं आपको क्या सलाह दूं और आप क्या सीखेंगे और क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं उन लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ जो वास्तव में सीरियस लर्नर हैं। तो चलिए ये वाक्य, ये जो शब्द है कि घर, तो ये आपका सब्जेक्ट ही माना जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये एक्टिव है तो यहाँ पे हेल्प यू की जगह विल हैव का करना है प्रयोग। अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं। सकारात्मक वाक्य है, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? घर, द हाउस। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग हैव। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है जलकर राख हो जाना। अब इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है बर्न टू एशेस, बर्न टू एशेस। और इसका थर्ड फॉर्म होगा बर्न्ड, बर्न्ड टू एशेस, ASHES, बर्न टू एशेस मैंने जलकर राख हो जाना। ठीक है, तो द हाउस विल हैव बर्न टू एशेस। अब बचा क्या? तब तक की इंग्लिश तो जाएगी बाय, और तक की इंग्लिश हो जाएगी देन। बाय देन आप शुरू में भी लगा सकते थे। बाय देन द हाउस विल हैव टर्न टू एशेस, द हाउस विल हैव टर्न टू एशेस बाय देन। क्लियर है? अभी सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा था, अब क्या लग रहा है? कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा है, सही लग रहा है, सरल लग रहा है कि नहीं? अगले महीने तक यह फिल्म प्रदर्शित की जा चुकी होगी। अगले महीने तक यह फिल्म प्रदर्शित की जा चुकी होगी। ये भी फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि अगले महीने में प्रदर्शित होने वाली है, ना कि की जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि जा चुकी होगी, यानी अभी तो नहीं हुई है, अगले महीने में ये काम हो चुका होगा। क्लियर है? तो ये फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले खोज लेते हैं वर्ब है प्रदर्शित करना। प्रदर्शित की शब्द लगा है प्रदर्शित शब्द के साथ, इसलिए प्रदर्शित को वर्ब मानेंगे। प्रदर्शित की का मतलब हुआ प्रदर्शित करना। इसके आगे जा शब्द लगा हुआ, हो सकता है ये पैसिव हो, एक बार चेक कर लेते हैं। जाकर पीछे लिखा की को छुपा के वाक्य पढ़ लेते हैं। अगले महीने तक यह फिल्म प्रदर्शित जा चुकी होगी, क्या सुनने में सही लगा? नहीं लगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वाक्य पैसिव है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट तो खोजना होगा। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करेंगे? किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको प्रदर्शित की जा चुकी होगी, या क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या प्रदर्शित की जा चुकी होगी। उत्तर मिला यह फिल्म, तो यह फिल्म हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोज लें, जो कि नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी हम खोज लेते हैं कौन या किसने लगा के प्रश्न कर लेते हैं। किसने प्रदर्शित की या कौन प्रदर्शित कर रहा है? फिल्म कौन प्रदर्शित कर रहा है या फिल्म किसने प्रदर्शित की? फिल्म किसने प्रदर्शित की? इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये वाक्य हुआ पैसिव, और पैसिव तो हेल्प के स्थान पे लगेगा विल हैव बीन। अब करें ट्रांसलेशन। सबसे पहले किसकी इंग्लिश? ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ये वाक्य है पैसिव। तो ऑब्जेक्ट है यह फिल्म, दिस फिल्म। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग हेल्प यू विल। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग हैव बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करने की इंग्लिश होती है रिलीज, और थर्ड फॉर्म होता है रिलीज्ड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं क्योंकि ये पैसिव है। अब क्या बचा रह गया? अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ, दिस फिल्म विल हैव बीन रिलीज्ड बाय नेक्स्ट मंथ। 3 बजे तक हम बनारस पहुंच चुके होंगे। 3 बजे तक हम बनारस पहुंच चुके होंगे। हम ट्रेन पे यात्रा कर रहे हैं और बनारस आने वाले हैं, और हमने घड़ी देख के कहा कि 3 बजे तक हम बनारस पहुंच चुके होंगे। तो ये भविष्य की बात है।
वर्ब क्या है? पहुंचना, पहुंचना आपका है। वर्ब ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। पता कर लें किसको लगा के किसको पहुंच रहे हैं। प्रश्न का प्रश्न सुनने में सही नहीं लगा तो किसकी लगा के प्रश्न करें, किसकी पहुंच रहे हैं, ये भी सही नहीं लगा। किससे लगा के प्रश्न करें, किससे पहुंच रहे हैं। हाँ, ये सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन इसका उत्तर अगर आएगा तो ट्रेन से, प्लेन से, ऐसा ही कुछ उत्तर आने वाला है। तो जब उत्तर आया उसमें से लगा हुआ है, से मैंने यहाँ पे बाई यूज होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजते समय जो उत्तर मिला उसमें अगर कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ हो तो उसको ऑब्जेक्ट तो जरूर मानते हैं, लेकिन उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक, तो खैर उससे भी उत्तर तो मिला नहीं, छोड़िए आगे बढ़े। क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या पहुंच चुके होंगे, ये प्रश्न ही सुनने में गलत लगा तो इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं सुनकर कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, वाक्य एक्टिव होगा कि पैसिव होगा। ये तो मैंने कभी नहीं बताया कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो तो वाक्य पैसिव होता है कि एक्टिव होता है। ऑब्जेक्ट खोजना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन पैसिव और एक्टिव का निर्धारण सिर्फ सब्जेक्ट खोज कर ही किया जाता है। यानी वाक्य में सब्जेक्ट हो तो एक्टिव है, सब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव है। तो सब्जेक्ट खोज लेते हैं आप। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगाएंगे, कौन पहुंच चुका होगा, हम पहुंच चुके होंगे, हम हो गया आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है का मतलब वाक्य एक्टिव, एक्टिव है तो हेल्प यू, और यहाँ पे लगेगा विल हैव। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू विल। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग, हैव। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है पहुंचना, रीच। थर्ड फॉर्म रीच्ड। नंबर 6 है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, जो बचा लिख देंगे। बचा क्या है, दिल, बनारस। फिर तक की इंग्लिश बाई। 3 बजे, 3 o'clock, by 3 o'clock we will have reached Banaras by 3 o'clock। तो हमने आज फ्यूचर परफेक्ट के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया। और मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि शायद इस बार भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों को बतलाइए कि भाई एक नया चैनल शुरू हुआ है इंग्लिश राकेश नायर के नाम से। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, पूरे डिटेल के साथ समझाया जा रहा है। तुम भी देख लो, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप उनको कन्विंस कीजिए ताकि वो भी मेरे सब्सक्राइबर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं और मेरा भी चैनल ग्रो हो और मैं भी आगे बढ़ूं और मुझे भी और रिकग्निशन मिल जाए। यही तो हर यूट्यूबर की मंशा होती है, इंटेंशन होता है। मेरा भी वही है। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे मिल जाए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे। ओके, तो चलिए फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और उसके पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ और उसको इस रूल को देख के पूरा बनाइए और उसका आंसर शीट भी मैं उसके बगल में दे देता हूँ और उसके साथ टैली करिए। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।